जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? और तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार हिस्ट्री पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए। तो साथियों, कल की क्लास में जो है हम लोग आधुनिक इतिहास में बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े थे। और आज जो है हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, बंगाल के गवर्नर से आगे पढ़ने वाले हैं कि बंगाल के गवर्नर के पद के बाद जब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन कौन से व्यक्ति आसीन होते हैं, कौन कौन से गवर्नर जनरल बन करके आते हैं, उसके बारे में साथियों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप फटाफट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। आप क्लास को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ये जो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो आपका ये यूट्यूब चैनल है उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो अपना उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी है, उन्नयन का मतलब ही होता है उन्नति की ओर लेकर के जाना, तो इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ करके अपने आप को उन्नति की ओर लेकर जा सकते हैं। अभी हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक दो दिन में जो है पॉलिटी को लेकर के आएंगे, फिर पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी को भी चालू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जो है कई सारे सब्जेक्टों को एक साथ एक दिन में जो है हम लोग अलग अलग टाइम शेड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कल जहां तक पढ़ करके छोड़े थे उससे आगे जो है आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। जब यहां तक पढ़ लिए थे बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कार्टियर बनते हैं, कार्टियर के बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। इस तरीका से 3-4 गवर्नर होते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ लिए थे। और कार्टियर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके शासनकाल में बंगाल में सन 1770 ईस्वी के आसपास में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। किसके शासनकाल में? कार्टियर के शासनकाल में। तो इस चीज के भी बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और वेंसीटार्ड, जब बंगाल के गवर्नर के पद पर वेंसीटार्ड आसीन हुए तो वेंसीटार्ड के समय में सन 1764 ईस्वी के आसपास बक्सर का भी युद्ध हुआ था। बक्सर का एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वेंसीटार्ड के शासनकाल में, तो इस चीज के बारे में भी पढ़े। रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध हुआ, इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ना जो है महत्वपूर्ण है। वेंसीटार्ड के समय बक्सर का युद्ध हुआ, इस वजह से वेंसीटार्ड को भी जानना महत्वपूर्ण है। और कार्टियर के समय में जो है बंगाल में अकाल पड़ा, इस वजह से कार्टियर को भी याद रखना अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी होता है, 1773 का एक बिल पास होता है जिस बिल को रेगुलेटिंग एक्ट बिल के नाम से जाना जाता है। और उस बिल में यह प्रावधान रहता है कि बंगाल के गवर्नर के पद पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में आज जो है हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, यानी कि इस चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ लिए हैं, आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, यहां से एक चीज आप ये समझिए, जब 1773 में रेगुलेटिंग बिल आया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन सा पद लाया जाए, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया जाए। तो सन 1772 में क्या होता है, बंगाल के गवर्नर के पद पर वारेन हेस्टिंग्स आसीन होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कौन व्यक्ति आसीन होते हैं? वारेन हेस्टिंग्स आसीन होते हैं। बंगाल के गवर्नर के पद पर वारेन हेस्टिंग्स आसीन होते हैं। और सन 1772 से 73 तक
बंगाल के गवर्नर के पद पर वारेन हेस्टिंग्स आसीन रहते हैं। और जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के जगह पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद होता है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। इस तरीका से कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स बने। और साथ ही बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने, तो अंतिम गवर्नर भी जो है वारेन हेस्टिंग्स भी बने। अंतिम गवर्नर भी जो है वारेन हेस्टिंग्स ही बने, क्योंकि 1772 से 73 के आसपास ये बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। और इन्हीं के समय में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद के जगह पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर वारेन हेस्टिंग्स आसीत हुए, स्थापित हुए। और बंगाल के अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स कहलाए, वारेन हेस्टिंग्स कहलाए। और इनका जो शासन काल है सन 1772 से 73 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। और सन 1773 से लेकर के 1785 तक, सन 1773 से 1785 तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। तो साथियों, जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर के पद पर ये आसीन होते हैं, तो इन्होंने ये देखा कि बंगाल में भयंकर अकाल, मतलब 1770 के आसपास जो है बंगाल में तो अकाल पड़ा था। उन्होंने ये देखा कि बंगाल में भयंकर भूखमरी बढ़ रही है, बंगाल में बेरोजगारी छाई हुई है, बंगाल का विकास एकदम थम सा गया है। अभी बंगाल का विकास चारों तरफ से जो है डगमगा गया है, बंगाल एक गलत दिशा में जा रहा है। जो बंगाल एक समय में अपने समय में समृद्धशाली राज्य हुआ करता था, वही बंगाल की स्थिति आज इतनी दयनीय अवस्था में क्यों है, जो वारेन हेस्टिंग्स ने पता लगाया कि बंगाल की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, तो इन्होंने ये पाया कि बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था है, जिसकी वजह से बंगाल की स्थिति क्या है, दयनीय है। और द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में हम पिछले क्लास में यानी कि कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो साथियों, जो वारेन हेस्टिंग्स ने पाया कि बंगाल में दयनीय स्थिति जो है वो द्वैध शासन व्यवस्था के कारण है, तो इसने 1772 ईस्वी के आसपास क्या किए, ये द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिए। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिए, ये समाप्त कर दिए। तो याद रखेंगे, द्वैध शासन व्यवस्था जो है सन 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो सन 1765 से लेकर के सन 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू रहती है। और द्वैध शासन व्यवस्था के जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और वही द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। और साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि द्वैध शासन जो है बंगाल में सन 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक लागू रहा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये याद कैसे रहेगा, तो आपको ये स्मरण होगा कि सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, और उसी इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। और जब 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसी समय से रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया। और 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू रहा। और अंततः द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त 1772 में कौन कर दिए, तो वारेन हेस्टिंग्स कर दिए। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको समाप्त किए थे द्वैध शासन को। तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हुए, तो इन्होंने घेरे की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? घेरे की नीति का मतलब यह हुआ कि जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर ये आसीन हुए, तो इन्होंने बंगाल को सुरक्षित प्रदान करने का कोशिश किया। इन्होंने बंगाल के चारों तरफ के जितने भी देशी रियासत राज्य थे, उन सभी देशी रियासत के शासकों के साथ समझौता किया, मतलब मिलजुल कर रहने का कोशिश किया। बंगाल के चारों तरफ के देशी रियासतों से इन्होंने रिश्ता अच्छा बनाने का प्रयास किया, इसलिए कि इस टाइम जो है अंग्रेजी कंपनी उतनी मजबूत नहीं थी और धीरे धीरे ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रही थी। और ये चाह रही थी कि हमारे क्षेत्र जिस पर हमारा कब्जा है, बंगाल पर हमारा कब्जा है, हमारे हाथ से बंगाल न जाए।
और बंगाल को बचाने का एकमात्र कारण यह है कि इसके आसपास की जो देसी रियासत है, बंगाल के आसपास की जो देसी रियासत है, उसके आसपास के शासकों से हम अपना वर्ताव अच्छा रखें, अपना वर्ताव क्या करें, अच्छा रखें और मिलजुल करके सहयोगात्मक व्यवहार रखें, मिलजुल करके सहयोगात्मक व्यवहार रखें। और इसी व्यवहार को घेरे की नीति कहा गया, घेरे की नीति कहा गया। ऐसे 3-4 नीतियां हैं, एक घेरे की नीति है, उसके बाद एक राज्य हड़प नीति है जिसको डलहौजी लागू किया था। राज्य हड़प नीति को भी याद रखेंगे, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी ने 3-4 नीति के तहत भारत के साम्राज्य मतलब अपना ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार किया। एक घेरे की नीति के तहत ये वारेन हेस्टिंग्स क्या किया, अपने राज्य के चारों तरफ के देशी रियासतों के साथ संबंध मधुर करने का कोशिश किया और धीरे धीरे क्या करते गया, अंग्रेज संबंध मधुर करने के साथ साथ दोस्ती करने का हाथ बढ़ाया और दोस्ती करने के साथ साथ जो है एकदम उसके राज्य पर क्या करते चला गया, कब्जा करते चला गया। तो एक घेरे की नीति को कौन अपनाया था, तो घेरे की नीति को बंगाल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स अपनाया था। और घेरे की नीति में यह होता था कि बंगाल के आसपास चारों तरफ जितनी विदेशी रियासत है उससे हम मिलजुल करके रहे, सहयोगात्मक व्यवहार रखें, ताकि बंगाल पर कोई पड़ोसी राज्य जो है आक्रमण न कर सके और हमारा बंगाल क्या रहे, हमारे हाथ में रहे और सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में घेरे की नीति को लागू किया। उसके बाद जब डलहौजी का शासनकाल पढ़ेंगे तो उसने राज्य हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, राज्य हड़प नीति के तहत। उसके बाद वेलेस्ली के बारे में पढ़ेंगे तो वेलेस्ली सहायक संधि, जब लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ेंगे तो वो सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये 3-4 नीतियां हैं। ये 3-4 नीति में से एक न एक नीति एग्जाम में प्रश्न देकर के आपको फंसाने का एग्जामिनर प्रयास करेगा, इसलिए इस 3-4 चीजों को जो है आप ध्यान में रखेंगे। घेरे की नीति के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। घेरे की नीति के बाद वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, फूट डालो और राज करो। वारेन हेस्टिंग्स जो है फूट डालो और राज करो, यहीं से जो है अंग्रेज क्या करता है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज का जब बंगाल पर कब्जा होता है तो अंग्रेज यहाँ ये देखता है कि भारत में 2 तरह के कौम रहा करते हैं, भारत में 2 तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो इन्होंने ये किया कि हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के प्रति कट्टरता पैदा किया और एक दूसरे के प्रति धर्म के आड़ में एक दूसरे के प्रति भड़काने का प्रयास किया। और अंग्रेजों ने यह नीति अपनाया कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ फूट डालो, मतलब हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ, हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ। और यहीं से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया। हिंदू और मुसलमान को, दोनों धर्म को मानने वाले लोगों को धर्म के आधार पर आपस में लड़ाने का कोशिश किया। और वो जानता था कि यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक जब धर्म के आधार पर अपने आप में लड़ेंगे तो अपने आप में धर्म का एक नशा, ऐसा नशा होता है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। धर्म के नशा में व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है ना। तो उन्होंने धर्म को एक अपना हथियार बनाया और धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालने की कोशिश किया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब धर्म के आधार पर फूट कैसे डालेगा? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ वगैरह है, जैसे कि गीता हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, है ना, वेद पुराण हो गया, तो ये सब जो चीजें थी हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र वगैरह लिखे हुए थे संस्कृत में लिखे हुए थे। और इस्लाम धर्म के जो कुरान वगैरह थे वो उर्दू फारसी में लिखे हुए थे। तो इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या कर दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों को क्या करना चालू किया, अंग्रेजी में अनुवाद करवाना चालू किया। हिंदू धर्म ग्रंथों को क्या करना चालू किया, अंग्रेजी में अनुवाद करवाना चालू किया। क्यों अनुवाद करवाना चालू किया? कि जब हमको हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना है तो सबसे पहले इनके धर्म को समझना पड़ेगा, और धर्म को समझने के लिए इनकी धार्मिक किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और इनकी जो धार्मिक किताबी है या तो संस्कृत में है या फिर उर्दू फारसी में है, इसको समझने के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना चालू किया। और हिंदू धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेट करवाने के लिए, अनुवाद करवाने के लिए एक द एशियाटिक सोसाइटी समाज का गठन किया। द एशियाटिक सोसाइटी समाज का गठन किया।
द एशियाटिक सोसाइटी समाज का गठन किया, और द एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे जिसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, द एशियाटिक सोसाइटी समाज का जो संस्थापक था इसका नाम था क्या? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था? द एशियाटिक सोसाइटी का जो काम था वो क्या था? हिंदू धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो साथियों ये सब चीजों को जो है आप अपने ध्यान में रखेंगे, दिलो दिमाग में बैठा करके रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और आप हमारे एकेडमी उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बिल पारित हुआ था, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बिल पारित हुआ था तो इस बिल में यह भी प्रावधान था कि कलकत्ता में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। तो 1774 में क्या होता है? 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में क्या किया जाता है? एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है? स्थापना किया जाता है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही बनता है। और उसके बाद 1775 से 82 के समय 1775 से 82 के समय इसका शासनकाल रहा था वारेन हेस्टिंग्स का। 1773 से 85 इसी के बीच में 1775 से 82 आता है, और 1785 से 82 के समय क्या होता है? आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसी के समय में एक आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चलती है, और 1782 में सालाबाई की संधि होती है। अंग्रेजों और मराठों के बीच में कौन सी संधि होती है? सालाबाई की संधि। तो दोस्तों आप सालाबाई की संधि को भी याद रखेंगे। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों और मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये 1775 से 82 तक चला युद्ध। और ये जो युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ, और 1782 में सालाबाई की संधि हुई। तो इस चीजों को भी आप क्या करेंगे? आप याद रखेंगे। आपको ज्ञातत्व हो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 5 तक चला है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1816 से 19 तक चला है। 1816 से 19 तक चला है। तो साथियों 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, और इस तीनों युद्ध के तहत जो है अंग्रेजों ने मराठों को हरा करके महाराष्ट्र पर अपना कब्जा करने का कोशिश किया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, इस चीज को भी याद रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, इस चीज को भी याद रखेंगे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 को भी याद रखेंगे। और 1782 में सालाबाई की संधि हुई, इस चीज को याद रखेंगे। और ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। 1781 में एक और युद्ध होता है, और 1781 का जो युद्ध है वो पोर्टोनवा का युद्ध है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, पोर्टोनवा का युद्ध। तो आप पोर्टोनवा के युद्ध को भी याद रखेंगे। 1781 में पोर्टोनवा का युद्ध होता है, और ये पोर्टोनवा का जो युद्ध होता है 1781 में पोर्टोनवा का जो युद्ध होता है, यह युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेज के बीच। हैदर अली जो मैसूर का शासक हैदर अली था। आंग्ल मैसूर युद्ध भी 4 गो हुआ है। आंग्ल मैसूर युद्ध भी 4 गो हुआ है ना। उसी बीच 1781 में एक पोर्टोनवा का युद्ध होता है, और पोर्टोनवा का युद्ध भी जो है हैदर अली और अंग्रेजी कंपनी के बीच होती है 1781 में। और ये जो युद्ध होता है ये भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी बने हैं और उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है उस चीज को आप मुख्य रूप से याद रखना जरूरी है। उसी चीज को आपको मुख्य रूप से याद रखना जरूरी है कि कौन से गवर्नर के शासनकाल में, कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई। यहीं से प्रश्न जो है आपको बनते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों इसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे पोर्टोनवा के युद्ध के बाद क्या होता है 1781 के बाद।
राम कहानी 1781 में तो पोर्टोनवा का युद्ध होता ही होता है। उसके बाद 1781 में एक और घटना घटित होती है कि 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना होती है। प्रथम मदरसा की स्थापना होती है। वारेन हेस्टिंग्स ये देखता है कि शिक्षा के प्रति मुसलमानों का उतना रुचि है नहीं, जितने शिक्षा के प्रति रुचि हिंदू लोग हैं, जितने शिक्षा के प्रति रुचि हिंदू लोग मानते हैं, रखते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, उतना शिक्षा के प्रति जागरूक मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। तो इसने क्या किया, मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया 1781 में। और इसने ये बोला कि मदरसा में आकर के मुस्लिम जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम मदरसा कब खोला गया था? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा जो है 1781 में खोला गया था, और ये वारेन हेस्टिंग्स ने ही खुलवाया था। 1781 के बाद 1784 में, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि 1784 में क्या होता है, द एशियाटिक सोसाइटी समाज की स्थापना होती है। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में। और द एशियाटिक सोसाइटी के तहत ही हिंदू धर्म के ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसके संस्थापक विलियम जोन्स, जो कि अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पर चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1780 में, इसी के शासनकाल में 1780 में द बंगाल गजट 1780 में क्या होता है, द बंगाल गजट के नाम से प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होता है। प्रथम समाचार पत्र, तो प्रथम समाचार पत्र को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। द बंगाल गजट के नाम से भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होता है। वो कब होता है? 1780 में होता है। इस ईस्वी को आप याद रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? जिसका नाम था बंगाल गजट, और 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में क्या हुआ था, वो प्रकाशित हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल जब बना ना, तो यहाँ के शासन प्रशासन को चलाने के लिए इसने आक्रामक नीति भी अपनाया। आक्रामक नीति कैसे अपनाया कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कहा जाता है कि एक नंद कुमार नाम का एक ब्राह्मण था। नंद कुमार नाम का क्या था? एक ब्राह्मण। नंद कुमार नाम का क्या था? ब्राह्मण था। और इसके ऊपर यह महाभियोग चलाया था। इसके ऊपर क्या किया गया था? महाभियोग चलाया गया था। और महाभियोग चलाकर इसने, वारेन हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति का उपयोग करते हुए नंद कुमार को क्या कर दिया था? फांसी की सजा दिलवा दिया था। फांसी की सजा इसको सुनाया गया था, और फांसी के सजा के तहत इसकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या को मतलब न्यायिक हत्या बोला जाता है। इसी हत्या को क्या बोला जाता है? इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। तो न्यायिक हत्या के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? तो एक नंद कुमार का ब्राह्मण लड़का था, उसके ऊपर जो है वारेन हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर महाभियोग चलवाया, और महाभियोग चलवा करके जो है नंद कुमार को फांसी दे दिया गया था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स आक्रामक नीति का भी प्रयोग किया था कलकत्ता पर शासन प्रशासन करते करते। इसने जो है वारेन हेस्टिंग्स टैक्स वसूलने के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। इजारेदारी प्रथा का शुरुआत कैसे किया? इसने जब 1772 ईस्वी में जब ये बंगाल के गवर्नर का पद बनकर के बंगाल के गवर्नर के पद पर जब ये आसीन हुआ 1772 में, और उसके बाद 1773 के बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हुआ, तो इसने ये देखा 72 के आसपास कि बंगाल में जो नीति व्यवस्था है या बंगाल की जो शासन व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है। और क्यों चरमरा गई है? तो यहाँ की द्वैध शासन व्यवस्था है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ की शासन व्यवस्था एकदम डगमगा गई। तो इसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेजी कंपनी जो है उपदीवान के जरिए जो है कर वसूला करते थे, उस चीज को तो समाप्त कर दिया। तो भाई जब उस चीज को समाप्त कर दिया और उसके जगह पर क्या लाया, ये इजारेदारी प्रथा लाया। इजारेदारी प्रथा क्या होता था कि एक ठेकेदारी प्रथा कहलाता था। ठेकेदारी प्रथा जैसे कि बंगाल के क्षेत्र पर कर वसूलना है, या बिहार के क्षेत्र पर कर वसूलना है, या उड़ीसा के क्षेत्र पर कर वसूलना है। जिसको ऐसे आप समझिए
कि वहां पर जो है सरकार बोली लगाती थी। सरकार बोली लगाती थी कि इतने एरिया में इतने क्षेत्र में जो व्यक्ति टैक्स वसूलेंगे, और उस हिसाब से बोली लगाया जाता था कि कौन व्यक्ति कितना टैक्स यहां से वसूल करके देते थे। जैसे कि सरकार बोली लगाई 10,000, कोई व्यक्ति बोली लगाया 15,000, कोई व्यक्ति बोली लगाया 20,000, उससे आगे कोई व्यक्ति बढ़ चढ़ के बोली लगाया 25,000, और 25,000 से आगे मान लीजिए कोई नहीं बढ़ पाया तो 25,000 की रकम उसको जो है सरकार के खजाने में देना पड़ता था, और वो व्यक्ति उस क्षेत्र में जो है टैक्स वसूलने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता था। तो इस तरीका से इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किया, यानी कि ठेकेदारी प्रथा। मतलब उस जितने क्षेत्र में टैक्स वसूलना होता था उसकी बोली लगा करके जो है उस व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति को जो है, ठेकेदार को जो है वो क्षेत्र दे दिया जाता था, और जितनी ऊंचे से ऊंचे रकम की बोली लगाया जाए उतना बोली जो है, जितने ऊंचे रकम की बोली लगती थी उतना रकम सरकार के खजाने में उसको देना पड़ता था, ब्रिटिश कंपनी के खजाने में देना पड़ता था, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति वहां का जो है कर वसूलता था। तो ये था आपका दोस्तों इजारेदारी प्रथा, ये था इजारेदारी प्रथा। इस तरीका से शासन प्रशासन करते करते क्या होता है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू होता है। 1784 का जब समय आता है, 1784 का जो समय आता है तो 1784 में एक बिल पारित होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी नियम व शर्तें होती है, वो नियम और शर्तें जो है वारेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी नियम व शर्तें होती है, तो पिट्स एक्ट में जो भी नियम व शर्तें होती है वो वारेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आता है, और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, 1785 में इस्तीफा देकर के पुनः लंदन चला जाता है, पुनः ब्रिटेन चला जाता है इस्तीफा देकर के। जब वारेन हेस्टिंग्स पुनः यहां से इस्तीफा देकर के ब्रिटेन चला जाता है, तो ब्रिटेन में इसके ऊपर जो है वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ब्रिटेन में वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, और जो महाभियोग चलाया जाता है वो एडमंड बर्क के द्वारा जो है, एडमंड बर्क के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और सन 1795 ईस्वी आते आते वारेन हेस्टिंग्स को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया जाता है, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब 1785 में ब्रिटेन चला गया, तो 1785 से 86 के बीच एक जो नए वायसराय बनकर के आते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर जो आसीन होता है, उस व्यक्ति का नाम रहता है मैकफर्सन। तो यहाँ तक साथियों वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपने जानने का प्रयास किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट्स कर सकते हैं, मिटा दें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में, मिटा देते हैं। इससे आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बाद दोस्तों क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स जब इस्तीफा देकर के लंदन चला जाता है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति होते हैं वो कार्नवालिस होते हैं। आने का था मतलब वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के पद पर भेजे जाने वाले व्यक्ति की जो चर्चा हो रही थी, कार्नवालिस की चर्चा हो रही थी। तो जब कार्नवालिस की चर्चा हो रही थी तो कार्नवालिस ने ब्रिटेन की सरकार के पास कई सारे अपना जो है विचार रखे कि जब हम भारत में गवर्नर जनरल के पद पर जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर हम आसीन होंगे, तो हमें क्या चाहिए, कुछ विशेषाधिकार चाहिए। यानी कि जब हम वहां जाएंगे तो हमें विट्टो का अधिकार चाहिए, हमें विट्टो का अधिकार प्राप्त हो। और जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर जाएं तो हम एक सेना के उच्च पद पर आसीन हो, मतलब सेना नायक बन करके जाए। और इस तरह के कई तमाम शर्तों को जो है कार्नवालिस ने ब्रिटेन की सरकार के पास जब रखा, तो सरकार ने इस कार्नवालिस के विचारों को सोचने विचारने के लिए कुछ दिन का समय लिया। विचार विमर्श वहां पे चल रहा था। तब तक एक साल के लिए जो है मैकफर्सन को 1785 से 86 तक जो है मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा जाता है। इसका शासनकाल 1 साल रहता है। ये अस्थायी रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के मैकफर्सन आता है, और इसका कोई ऐसा योगदान रहा ही नहीं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता पाए। ठीक है, उसके बाद मैकफर्सन अस्थायी बनकर के आता है। उसके बाद कार्नवालिस आता है। जब कार्नवालिस
जो अपना विचार रखा था, जब ब्रिटेन की सरकार जब इसके विचार को मान लेती है, उसके बाद 1786 में जो है कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होता है। और सन 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कॉर्नवालिस रहता है। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटेन की सरकार के पास अपना ये विचार रखा था कि जब हम भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होंगे तो हम जो है एक सेना के महान सेनापति, महान सेना नायक के पद पर हम जाना चाहते हैं, महान सेना नायक के पद पर आएंगे और हमें कुछ विशेषाधिकार चाहिए जिसके तहत हम जो है स्वतंत्र रूप से फैसला ले सके। जब ये सब बातों को ब्रिटेन की सरकार मान लेती है, उसके बाद कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर बनाकर के भेजा जाता है। होता क्या है कि उस टाइम 1786 के आसपास या उससे पहले अमेरिका भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका भी जो है ब्रिटेन का क्या था, अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि अमेरिका भी जो है ब्रिटेन का गुलाम था, अमेरिका भी एक ब्रिटेन का गुलाम था। और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो है ब्रिटेन के सैनिकों के बीच और अमेरिका के नागरिकों के बीच एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में ब्रिटेन सैनिकों के तरफ से जो सेनापति था वो कॉर्नवालिस ही था। और इस युद्ध में अमेरिका की जीत होती है और ब्रिटेन की हार हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, अमेरिका की जीत होती है, ब्रिटेन की हार हो जाती है और अमेरिका जो है उसी समय क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। भले ही इस युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई हो, लेकिन ब्रिटेन के सेनापति या सेना नायक के तौर पर जो कॉर्नवालिस था उसका महत्वपूर्ण योगदान था। भले ही हार गई ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश सेना अमेरिका के सामने, अमेरिका से युद्ध में, लेकिन कॉर्नवालिस ने सेनापति के तौर पर रहते हुए कई सारे महत्वपूर्ण काम भी किए थे, जिस वजह से जो है कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर के बंगाल में भेजा गया। कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाकर के भेजा गया। जब कॉर्नवालिस बंगाल में गवर्नर जनरल का पद पर आसीन हुआ, गवर्नर जनरल के पद पर कॉर्नवालिस आसीन हुआ, तो सबसे पहले यहां आकर के क्या किया कि भारत में जो है यूरोपीयकरण किया। यूरोपीयकरण, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसको यूरोपीयकरण किया, यानी कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कर दिया, यूरोपीयकरण कर दिया। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से यूरोप में शासन व्यवस्था चल रही थी, जिस नियम कानून से ब्रिटेन में, लंदन में शासन व्यवस्था चल रही थी, वही नियम कानून को जो है उसी तरीके से जो है शासन व्यवस्था चलाने का काम भारत में कॉर्नवालिस किया, यूरोपीयकरण किया। यहाँ की प्रशासनिक सेवा को जो है यूरोपीयकरण किया। और साथ ही इसने सिविल सेवा की परीक्षा को भी लागू किया। सिविल सेवा की परीक्षा को भी लागू कॉर्नवालिस के द्वारा ही करवाया गया है। सिविल सेवा की परीक्षा को भी लागू कॉर्नवालिस के द्वारा ही करवाया गया है। भारत में पुलिस सेवा, जो पुलिसिया सेवा अभी वर्तमान में चल रही है, पुलिस सेवा का सूत्रपात जो है कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में लागू किया गया। कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत में पुलिस सेवा के सूत्रपात का लागू किया गया। और कॉर्नवालिस का यह मानना था कि पुलिस जो है आम नागरिकों के मदद के लिए है। ये पुलिस सेवा का जो प्रारंभ भारत में किया जाएगा, ये पुलिस आम नागरिकों का शोषण नहीं करेगी, ये क्या करेगी, आम नागरिकों की मदद करेगी। इसलिए कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को क्यों कहा जाता है कि कॉर्नवालिस अपने शासनकाल में भारत में पुलिस सेवा का सूत्रपात किया था और इसका यह मानना था कि पुलिस अधिकारी जो भी होंगे भारत में आम नागरिकों के मदद के लिए होंगे। इसलिए कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना गया। कॉर्नवालिस ने भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संहिता तैयार किया था। कॉर्नवालिस भारत में शासन प्रशासन चलाने के लिए एक संहिता तैयार किया गया था, जिसको कॉर्नवालिस संहिता कहा गया।
संहिता कहा गया। और कार्नवालिस संहिता के जरिए इसने जो है पावर को ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन किया, पावर का बंटवारा किया। जैसे कि अभी भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है त्रिस्तरीय पर चल रही है, जैसे कि केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद राज्य में आएंगे तो विधानसभा विधान परिषद, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य में मुख्यमंत्री की सरकार, और ग्राम पंचायत के स्तर पर देखेंगे तो मुखिया और सरपंच, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। जहां पे ग्राम पंचायत है पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया सरपंच, और जहां पर नगर पालिका है वहां पर नगर परिषद। इस तरीका से जो है कार्नवालिस ने नागरिक संहिता के जरिए जो है ऊपर से नीचे तक जो है पावर का बंटवारा किया। और नागरिक कार्नवालिस संहिता के तहत शक्ति का पृथक्करण करके कार्नवालिस संहिता के तहत ही शक्ति का पृथक्करण करके जो है यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। कौन? कार्नवालिस। इसके बाद कार्नवालिस जो है यहां पर मिटा देते हैं, ये सब काम किया कार्नवालिस। उसके बाद कार्नवालिस जो है यहां पर बंगाल में क्या करता है, ये सब काम करने के बाद बंगाल में कार्नवालिस क्या करता है, भू राजस्व लागू करता है। और भू राजस्व के रूप में मतलब जमीन मतलब किसानों से टैक्स वसूलने के लिए जो है ये भू राजस्व के रूप में जो कर निर्धारित करता है उसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त के जरिए, परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहते हैं और अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के जरिए जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किसानों से क्या करता है, ये कर वसूलता है। इस अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त में ये चीज होता था कि इससे पहले जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर यहाँ के किसानों से टैक्स ठेकेदार वसूलते थे, और उस ठेकेदार से पहले जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था तो उप दीवान वसूली करते थे। जब कार्नवालिस ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, तो ये कहा कि कार्नवालिस बहुत तेज तर्रार आदमी था। इसने जो है अपने सहयोगी के रूप में जमींदारों को पकड़ा, जमींदारों से मित्रता किया अपने सहयोगी के रूप में। लेकिन ये चाहता था कि हम अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हम कदम कहां से उठाएं, किसको हम अपना सहयोगी के रूप में जो है सबसे पहले हम मित्र बनाएं, अपना जो है आवरण, चारों तरफ से हम अपने आवरण को मजबूत करें। तो कार्नवालिस क्या किया, सबसे पहले यहाँ के जमींदारों से संपर्क किया और जमींदारों को ये बोला कि इसे आप जो है ये जो टैक्स की वसूली होती है, इस टैक्स की वसूली को आप कीजिए, मतलब कर की वसूली किसानों से आप कीजिए और कर की वसूली करके जो है आप हमारे राजस्व में दीजिए। तो कार्नवालिस अपने सहयोगी के रूप में जमींदारों से मित्रता बढ़ाया, जमींदारों को अपने नजदीक करने का प्रयास किया, और अस्थाई बंदोबस्त के तहत यह कहा गया कि जो भी जमींदार होंगे उनके अंडर में मानकर चले 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे बीघा एक जमींदार के अंदर में दे दिया जाता था। एक जमींदार के अंडर में उनके क्षेत्र में जो है 4000, 5000 बीघा ऐसे करके जो है जमीन दे दिया जाता था, और जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप जो है कर का वसूली करके जो है यहाँ से हमारे राजस्व में दीजिए। तो जमींदारी प्रथा यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को कार्नवालिस ने लागू किया। तो कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त ने किसानों को बहुत शोषण क्यों किया कि अस्थाई बंदोबस्त को कार्नवालिस ने लागू तो किया, लेकिन ये टैक्स की कर को निर्धारित नहीं किया, जो कि ये एक बहुत बुराई चीज थी कि कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को जब लागू किया, जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन कर की जो निर्धारण सीमा होती है कि कितना कर लेना है, यह निर्धारित नहीं कर पाया। कार्नवालिस सीधे तौर पर बोला
कि आप जो है कर वसूलिए और जितना टैक्स वसूलिएगा उसका 90% हिस्सा आपको अंग्रेजी कंपनी के खजाने में देना है और 10% हिस्सा जो है 10% हिस्सा आपको रख लेना है। और अंग्रेज ये भी बोला था, कॉर्नवालिस ये भी बोला था कि आपको मतलब सीधी सी बात पर यह समझिए कि कॉर्नवालिस ने जमींदारों की ये एक हिदायत दी थी कि एक निश्चित तिथि के अंदर और उस निश्चित तिथि के सूर्यास्त यानी कि सूरज के डूबने से पहले सूर्यास्त, एक निश्चित तिथि के अंदर सूर्यास्त से पहले आपको जो है कर को वसूल करके अंग्रेजी कंपनी के राजस्व में जमा कर देना है, अंग्रेजी कंपनी के राजस्व में जमा कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी, आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। अब कोई भी जमींदार अपनी जमींदारी खोना तो नहीं चाहेगा, कोई भी जमींदार अपनी जमींदारी खोना नहीं चाहेगा। तो यहाँ के किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने शोषण तो किया ही किया, साथ ही साथ यहाँ के जमींदारों ने भी शोषण करना प्रारंभ किया। जमींदारों को यह डर रहता था कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले अगर हम अंग्रेजी कंपनी को खजाना में राजस्व नहीं देंगे वसूल करके तो हमारी जमींदारी चली जाएगी। और इस वजह से किसानों के साथ मार पीट शोषण करके जो है अधिक से अधिक कर वसूला। यहाँ के जमींदारों ने अधिक से अधिक कर इसलिए वसूला कि कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू तो किया लेकिन कर का निर्धारण नहीं किया और सीधे तौर पर यह कहा कि 10% आपको देना है, मतलब 10% आपका हो जाएगा और 90% अंग्रेजी कंपनी को देना है। तो इस वजह से जो है जमींदारों ने किसानों को अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास किया। अधिक से अधिक शोषण का प्रयास ही नहीं बल्कि किया भी कि जितना ज्यादा हम कर का वसूली करेंगे, मतलब सोचिए ना, किसान जितना खेती करते थे ना उसका लगभग आधा से ज्यादा भाग जो है वो कर के रूप में जमींदार ले लेते थे किसान से, आधा से ज्यादा, मतलब 60 से 70% तक जो है, 60 से 70% तक जो है उनके फसल का जो उपज होता था वो जो है जमींदारों का उस पर अधिकार हो जाता था और उसका 10% वो रख लेता था, बाद बाकी जो है अंग्रेजी कंपनी को दे देता था। कभी कभी क्या होता था कि फसल गड़बड़ा भी जाती थी, बारिश समय पर नहीं हुआ, मौसम गड़बड़ा गया जिस वजह से खेती अच्छी नहीं हो पाती थी। उस समय में भी जमींदार जो है किसानों को नहीं बकसते थे, उस टाइम भी जो है किसानों को जमींदार नहीं बकसते थे और जबरन जितना ज्यादा अधिक से अधिक हो सके वो कर की वसूली करके ब्रिटिश कंपनी को दिया करते थे। तो जब अस्थायी बंदोबस्त ये थी जिसको अभी हमने आपको समझाया, और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए किसानों को जमींदारों ने बहुत क्या किया, शोषण किया। ठीक, और जितने भी ब्रिटिश अस्थायी बंदोबस्त नियम जो है ये सब जगह लागू नहीं था, सिर्फ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर लागू था। अस्थायी बंदोबस्त जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र पर लागू था और संपूर्ण जितना भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे उसके 19% भूभाग पर जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू था। यानी कि जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर यानी कि ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे उसके 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। कॉर्नवालिस के समय एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 1790 से 92 के बीच क्या होता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ये कॉर्नवालिस कर रहा था और मैसूर के तरफ से टीपू सुल्तान लड़ रहा था और अंग्रेजी कंपनी के तरफ से हैदराबाद के निजाम और मराठा भी लड़ रहे थे। कॉर्नवालिस के तरफ से हैदराबाद के निजाम और मराठा भी लड़ रहे थे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जब कॉर्नवालिस की जीत होती है तो इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने ये एक अपना व्यक्तित्व दिया था। इसका कथन रहता है कि हमने अपने मित्र को मजबूती प्रदान किए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तो ये जो है मित्र शब्द का प्रयोग हैदराबाद के निजाम और मराठों के लिए किया रहता है और शत्रु का जो है प्रयोग, शत्रु शब्द का प्रयोग टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर के शासक के लिए कर रहा होता है। तो इस भी चीज को याद रखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक हुआ वो किसके शासन काल में हुआ, तो कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ।
इस तरीका से चलते चलते 1799 के आसपास 1799 के आसपास क्या होता है, कॉर्नवालिस की सेवा समाप्त हो जाती है। और 1793 में जब कॉर्नवालिस की सेवा समाप्त हो जाती है तो 1793 से लेकर के 1798 तक जो अगले वायसराय नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर जो आसीन होते हैं उनका नाम रहता है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर, सर जॉन सोर, सर जॉन सोर। 1793 में जब कॉर्नवालिस की सेवा समाप्त हो जाती है तो सन 1793 से लेकर के 1798 तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर जो आसीन रहते हैं उसका नाम है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर ने जो कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त नियम को लागू किया था बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में जो अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था, तो इस अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटल को जो है तैयार, मतलब इसका जो नियम कानून बनाया था वो अस्थायी बंदोबस्त को तैयार किया था सर जॉन सोर। सर जॉन सोर ने ही अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था, इसकी जो नियम कानून थे अस्थायी बंदोबस्त जो तैयार किया था सर जॉन सोर के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त को तैयार किया गया था। सर जॉन सोर जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होते हैं तो ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बंगाल के क्षेत्र पर शासन प्रशासन चल रहा होता है उसी तरीका से ये चलने देते हैं, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और एक अपवाद के तौर पर ये सिर्फ अवध के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि सर जॉन सोर सिर्फ अवध के क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करता है, बाद बाकी संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र पर, मतलब ये बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र पर अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। कोई जो है छेड़छाड़ यहाँ की नीति की शासन व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ ये नहीं करता है। इसके समय में सर जॉन सोर के समय में 1793 से 1798 तक इसका शासन रहता है। इसी के बीच आता है 1795 और 1795 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को जाना जाता है खुर्दा का युद्ध जो है साथियों, ये जो हुआ था खुर्दा का युद्ध, ये हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच एक युद्ध हुआ था। हैदराबाद का आप सीमा देखेंगे और महाराष्ट्र का सीमा देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के आसपास है। आप यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका हैदराबाद, यहाँ पर आपका पड़ता है हैदराबाद और इस क्षेत्र के आसपास में जो है आपका महाराष्ट्र पड़ता है। इस क्षेत्र के आसपास में आपका महाराष्ट्र पड़ता है। तो मराठा चाहता था कि हमारा भी जो है साम्राज्य क्या हो, विस्तार हो, हमारा भी साम्राज्य क्या हो, विस्तार हो। इस वजह से मराठों ने हैदराबाद के ऊपर, हैदराबाद के निजामों के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया और 1795 के आसपास आक्रमण किया था। और मराठा और हैदराबाद के बीच, हैदराबाद के निजाम और मराठा के पेशवा के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध को खुर्दा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस खुर्दा के युद्ध में निजामों की हार हुई थी और मराठा की जीत हुई थी, जिस वजह से हैदराबाद के निजाम ने मराठा को सरदेशमुखी कर देना जो है स्वीकार किया था। चौथ सरदेशमुखी कर जो है देना स्वीकार किया था खुर्दा के युद्ध में। तो आप खुर्दा को युद्ध को याद रखेंगे, ये भी जो है काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये 1795 में लड़ा गया था निजाम और मराठा के बीच और सर जॉन सोर के शासनकाल में जो है खुर्दा का युद्ध हुआ था। इसने जो है सर जॉन सोर के बारे में बता ही दिए कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना तैयार किया था। अस्थायी बंदोबस्त की जो है ये योजना तैयार किए थे सर जॉन सोर। तो साथियों आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास में आपने वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के बारे में पढ़ा, मैकफर्सन को देखा कि वो 1 साल के लिए जो है अस्थायी गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हुआ मैकफर्सन के बाद जो है आप कॉर्नवालिस के बारे में देखा। कॉर्नवालिस के बारे में आप कई सारे बिंदु को जो है आप ध्यान में रखेंगे कि कॉर्नवालिस को पुलिसिया सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है, नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। उसने सिविल सेवा की परीक्षा को लागू किया। इसने भारत की शासन प्रशासन को यूरोपीयकरण किया। कॉर्नवालिस यूरोपीयकरण किया, यानी कि जिस तरह से यूरोप में, ब्रिटेन में शासन प्रशासन की व्यवस्था चल रही थी साथियों, उसी प्रकार से कॉर्नवालिस ने भारत में भी शासन प्रशासन को चलाने का काम किया यूरोपीय तरीके से ब्रिटेन में चलने वाली शासन प्रशासन के नियमों के तरीके से भारत में भी जो है शासन प्रशासन चलाने का प्रयास किया।
उसने जो है कार्नवालिस संहिता का निर्माण किया और कार्नवालिस संहिता के जरिए जो है उसने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऊपर से नीचे तक जो पद थे उसमें जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया कार्नवालिस संहिता के जरिए। तो कार्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध भी हुआ कार्नवालिस के शासनकाल में, इस चीज को भी याद रखेंगे। कार्नवालिस के बाद जो है आपने सर जॉन सोर के बारे में पढ़ा। कार्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त की जो योजना तैयार किया था वो सर जॉन सोर था। आप यहाँ से इस चीज को आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में फंसाया जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको लागू किसने किया, तो कार्नवालिस ने किया। और उसकी योजना किसने तैयार की, तो उसकी योजना सर जॉन सोर ने तैयार की थी। ठीक, तो ये सब तमाम चीजों को याद रखेंगे। खुर्दा के युद्ध को भी आप याद रखेंगे, 1785 में सर जॉन सोर के समय में हुआ, हैदराबाद की निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। तो साथियों, आपको अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।